नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। अंग्रेजी के जाने माने लेखक विलियम शेक्सपियर की एक लिखी पंक्ति है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये लाइन सुनी जरूर होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दिनों नाम पर ही छिड़ा है देश में सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों, ठेलों, ढाबों, रेहड़ी वालों को सबको अपना नाम लिखना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। अच्छा, इस नाम लिखने के आदेश से प्रदेश में जो सियासी हलचल है वो बढ़ गई। न सिर्फ विपक्षी दल योगी सरकार के फैसले के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं, बल्कि एनडीए में बीजेपी के अपने साथी, अपने सहयोगी दल भी इस फैसले के विरोध में आ गए हैं। जेडीयू, आरएलडी, एलजेपी जैसे सहयोगी खुलकर यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। और ऐसे में अब सवाल है कि नाम बताने वाले इस फरमान से क्या कांवड़ की पवित्रता और प्रदेश की कानून व्यवस्था कायम की जा रही है, या समाज को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति को धार दी जा रही है। तो आज की बहस में इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार कैसे हो रहा है देखिए आप। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश लोग मुस्लिम समाज के लोग और बेचते नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए कि जिसको जहाँ मर्जी खाए, जिसको जहाँ मर्जी बैठे, एक कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कि बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है, जो कि हिंदुओं के इकोनॉमिक बहिष्कार की बात अयोध्या में कर रहे थे जब अयोध्या हार गए थे। आपके खुद के घटक दल आरएलडी और जेडीयू कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी नहीं तो अपने घटक दलों की ही सुन लीजिए। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, एक शासनादेश निकला कि मुस्लिम विस्थापितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज के बाद विस्थापित शब्द का इस्तेमाल किया। वो अखिलेश यादव को अब नाम लिखने से भी पीड़ा है। जो मुआवजा भी धर्म के आधार पर देते थे, उन्हें अगर नाम लिखवा रहे हैं हिंदू के भी मुस्लिम को, तो उन्हें उससे भी पीड़ा है। अजीब बात है। ये आदेश समाज को बांटने वाला है। इस प्रकार के आदेश कतई जारी नहीं करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक बात होगी। जहाँ तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह का माइंडलेस एक्सरसाइज है। गेहूं की बालियां से पूछोगे कि हिंदू के हो कि मुसलमान के हो, सब्जियों से पूछोगे हे सब्जी तुमको किसने उगाया, तुमको पानी किसने डाला। इस देश के मिजाज के साथ मत खेलिए, इसको मत बर्बाद करिए। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकली, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। हर धर्म की कोई भी समय काल हो, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता बनी रह जाए, इस कारण से कांगे थे जब हर प्रोडक्ट पे हलाल का एक मार्का लगा हुआ था। तो नाम बताने का फरमान
क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान, यही राजनीति का खेल खेला जा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय करा देती हूं। देखिए, आज की चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के विधायक राजेश चौधरी शिरकत कर रहे हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका, आरएलडी प्रवक्ता मनोज चौधरी और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता महासचिव पार्टी के केसी त्यागी साहब मौजूद है। सबसे पहले मैं त्यागी जी का रुख कर रही हूं और सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं, योगी सरकार का ये जो फैसला है, कावड़ मार्ग पर दुकानें, ढाबे, रेड़ी वाले, ठेले वाले सब अपना नाम बताएं, साफ साफ उजागर करें अपनी पहचान, इस पर आपको आपत्ति क्यों है? रोमाना जी, एक तो मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, पश्चिमी यूपी का, और मैं पिछले 40-45 वर्षों से इस कांवड़ यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ। और मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कांवड़िए हैं वो बहुत मेहनत मशक्क़त करके, शारीरिक कष्ट झेल करके इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। कंधे पर उनके गंगा जल का, पवित्र गंगा जल का बोझ है, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, फिर रास्ते में विश्राम करते हैं। वहाँ पर कुछ ढाबे रखे रहते हैं, बने रहते हैं। कभी ये नहीं देखा किसी ने कि हिंदू का, कि मुसलमान का, फल का है, सब्जी का है और खाने का है। शाम को गर्म पानी में उनके पैर धोए जाते हैं, फिर डीजे बजता है, शिव भक्ति के गाने होते हैं भोले बाबा के, रात्रि विश्राम होता है। इनको प्यार से भोले भी बोलते हैं। एक चीज़ तो मैं अपने कई मित्रों साथियों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भी और यूँ भी कहना चाहता हूँ कि शासन ये भी आदेश जारी करे कि उस रास्ते में कोई मीट की, नॉन वेज की दुकान नहीं होगी। इससे मैं सहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उन इलाकों के जो असामाजिक तत्व हैं, जिन पर आपको शक है कि वो कम्युनल फ्लेयर अप या किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन मेरा डर दूसरा है। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री रोज़ अपने वक्ताओं के जरिए समाज को सूचित करते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में रुचि रखती है। इन्हीं में से कई संगठनों ने समय समय पर नारे लगाए हैं कि मुस्लिम दुकानों से सामान मत खरीदो। दिस इज़ रिटन ऑन द वॉल्स। मैं कोई गलत नहीं कहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा रोमाना जी। ये दीवारों पे लिखे हुए नारे हैं। जब धर्म लिखा जाएगा तो जाहिर है उन दुकानों का बहिष्कार होगा। मैं ऐसे उस रास्ते के हजारों मुस्लिम गांवों को जानता हूं जो बाहर कैंप लगाते हैं, मुसलमान होते भोले भोले जय शिव शंकर के नारे लगाते हैं, इनके पैर धोते हैं, इनको खिलाते हैं। मेरा डर यही है, मेरा कष्ट यही है, मेरी वेदना यही है, जब हम सारे समाज को संगठित करने के लिए चले हैं तो जब नाम पट्ट पे लिखे जाएंगे मुजफ्फर खान, कबीर खान या रामचंद्र या ईश्वर चंद्र, तो जो जिस तरह का माहौल कुछ लोग फैलाना चाहते हैं उससे इनके व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा और समाज में विषमता भी पैदा होगी। ये भी मेरा मानना नंबर 1। नंबर 2, रोमाना जी, आपकी जानकारी के लिए जो कारीगर हैं, जो आर्टिजन्स ट्रेड में जो लगे हुए लोग हैं, उसमें मैक्सिमम मुसलमान हैं जो भगवान शंकर के इस पवित्र जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो कांवड़ बनती है उसमें भी मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं बनाने वालों में। ठीक है सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है सर, सारे रास्ते जो मैंने आपसे बताया, क्या आपने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। अब इसमें सवाल ये है सर, सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि साहब कांवड़ यात्रा की पवित्रता, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि वो ढाबा होता है, बाहर लिखा होता है रामा भोजनालय, और जब वो पैसे देने की बारी आती है तो पता चलता है अंदर जाकर कि वो तो कोई अब्दुल चला रहा है या मोहम्मद सलीम चला रहा है। तो आपको लगता है कि उस लिहाज से ये पारदर्शिता तो अच्छी बात है अगर सरकार की तरफ से की जा रही है, और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से तर्क दिया गया कि साहब कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अगर पता नहीं होता है तो लोग धोखे में कई बार कुछ खा पी लेते हैं और फिर वो मामला जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। रोमाना जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा है, स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली ये मैंडेट होना चाहिए कि खबरदार अगर रास्ते में
अंडा मीट मछली की कोई दुकान लगाए, मदिरा भी जोड़ी है अगर सर कोई इसमें, लगाता है हाँ उस पूरे रूट पे कह रहा हूं मैं, एक जगह नहीं कह रहा। नंबर 1। नंबर 2, बिहार में बाबा का धाम है देवघर में, हमारे बिहार में सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर लंबा सफ़र तय होता है वहाँ पर और जाता है देवघर। भागलपुर जैसे मुस्लिम माहौल इलाकों से लेकर के कई और स्थान हैं जहाँ से यात्रा निकलती हुई है। वहाँ हम और हमारी मित्र पार्टी भाजपा की सरकार है पिछले 16-17 सालों से, हमें तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है। ये जल, शुद्ध जल लेकर के, पवित्र जल लेकर के हरियाणा भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में छोटे छोटे शिवालय भी बने हुए हैं। सही है जी। और जिन गांव में शिवालय नहीं है, भक्तों ने वहाँ अपने घर पे भी शिवालय बनाए हुए हैं। राजस्थान भी ये यात्रा जाती है, ये पवित्र जल जाता है, वहाँ पर भी कभी कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुआ। तो हमारा आग्रह है बाकायदा यूपी सरकार से भी कि अपने इस फैसले को रिव्यू करें। और जो मैंने कहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मांस मीट मच्छी अंडे की दुकान रखने वाले को जो इस बीच में हो, जो आपने अपनी शंका जाहिर की है, सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। और जी, रास्ते में ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे मौके पर लाभ उठा करके कम्युनल फ्लेयर अप करना चाहते हो जी, पुलिस जानती है, पुलिस के पास सब रिकॉर्ड, हम सरकार में रहे लंबे समय तक, पुलिस के पास रिपोर्ट है, चोरी कौन करता है, डाकू कौन डालता है, कम्युनल फ्लेयर अप कौन करता है। एडवांस में ही इन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का जो नारा है सबको साथ लेके चलने का, सबको विश्वास में रखने का, तो मुझे लगता है कहीं उनके विश्वास में कोई कमी ना हो। ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं, राजेश चौधरी जी से एक रिएक्शन लेते हैं। बीजेपी के विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी जी, आपने सुना केसी त्यागी साहब ने बिल्कुल क्लियरली अपनी सब बातें रख दी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, जवाब दे दीजिए सर। देखिए ना, मुझे जहाँ तक समझ है, नाम बताने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अपनी बात रखने का उन्हें पूर्ण हक है और रख रहे हैं, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। परंतु कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन चलाना राज्य सरकार का काम है और मुझे ये नहीं लगता कि आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत है किसी को। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए राजेश जी। राजेश जी, मेरा नाम राजेश जी, मेरा सवाल तो सुनिए। राजेश जी, मेरा सवाल तो सुनिए। नाम बताने में किसी को दिक्कत नहीं है सर। प्रशासन की तरफ से जब ये फरमान जारी किया गया और अब तो आज बाकायदा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया, हम लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, सब लोग नाम दिखा रहे हैं, सब नाम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जो कानून व्यवस्था वाली बात आप कर रहे हैं, तो केसी त्यागी जी ने बताया कैसे बिहार में भी वो लंबा रूट है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था को ढाल बनाते हैं सर, तो फिर आप ये भी स्वीकार कीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मतलब आप लोगों से संभल नहीं रही है, इस वजह से ये फैसला आपको लेना पड़ रहा है कि जी नाम उजागर करो, अगर कानून व्यवस्था वाली दलील आप दे रहे हैं। या फिर वो दूसरी बात जो अभी केसी त्यागी जी ने कही कि इससे क्या आप नींव डाल रहे हैं सर, कावड़ की यात्रा के दौरान सावन के पावन महीने में क्या आप मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की नींव डाल रहे हैं अपने फैसले से? जवाब दीजिए। देखिए, अपनी बात कहने का आपको पूर्ण अधिकार है, आप जो अर्थ निकाले वो निकालते रहे, उसमें मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। पर मेरा ये कहना है कि कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है और बहुत पवित्रता के साथ अपने आप को पवित्र करके लोग कावड़ लेकर के हरिद्वार से आते हैं और विभिन्न स्थानों पर ले जाकर के उसको जलाभिषेक करते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई अपवित्र व्यक्ति के यहाँ जाकर के वो भोजन कर लें, जहाँ नॉन वेज बिकता हो वहां वो भोजन कर लें, या उनकी जो धार्मिक मान्यताएं वो उनको ठेस पहुंचती हो, ऐसे चले जाएं, तो इसमें आइडेंटिटी बताने में आपत्ति क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो मुसलमानों के लिए आदेश किया गया है, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए किया गया बात कही ना, नॉन वेज बिकता है, मुझे बिल्कुल सही लगा सर। मतलब क्या बिक रहा है या क्या खाया जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, अगर ये पूछा जाता और इसको डिस्प्ले करने की बात आती कि साहब आपकी दुकान पर क्या क्या बिक रहा है ये बताइए, है ना सर, ये क्लियर कीजिए कि आप शुद्ध शाकाहारी खाना बेच रहे हैं, आप मांसाहारी खाना बेच रहे हैं, आप वैष्णव ढाबा चला रहे हैं, आप क्या चला रहे हैं, आप क्या परोस रहे हैं ये बताइए, तो मुझे समझ में आता। लेकिन जब आप पहचान बताकर और ये छोड़ रहे हैं लोगों के विवेक पर कि वो तय करें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, तो क्या ये संविधान के अनुरूप है सर?
इस देश के नागरिकों को मैं जानना चाहती हूं राजेश जी, आप किस आधार पर शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र इस कैटेगरी में बांट रहे हैं सर? क्या है आपकी कैटेगरी? शुद्ध कौन है इस देश का नागरिक, अशुद्ध कौन है इस देश का नागरिक? राजेश जी बताइए। रोमाना जी, आपका प्रश्न बहुत लंबा है, मुझे भी बोलने दिया जाए जी। मान के चलिए एक फल वाला फल बेच रहा है कोई, ठीक है, और वो ऐसा व्यक्ति है वो नॉन वेज का सेवन करता है, हाँ। अपने घर से टिफिन में पैक करा करके ला रहा है और उसी धकेल पे बैठ करके अपना जो ठेला लगाता है उस पे बैठ करके वो भोजन कर रहा है। एक वो व्यक्ति है जो कावड़ लेके आ रहा है, केवल जल का सेवन कर रहा है, पवित्रता के साथ अपनी धार्मिक यात्रा करना चाहता है, या क्या वो उस फल वाले से फल लेगा तो वो अपवित्रता की श्रेणी में? हमारे धर्म में तो आता है, मैं जानता नहीं आपके में आता होगा नहीं आता होगा। हम अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन सबका परित्याग करके, जितनी तामसी प्रवृत्ति की खाने की चीजें सबका परित्याग करके तब धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, तब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो हो सकता है मेरी भावना को ठेस पहुंचती हो, आपको नहीं पहुंच रही हो, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान ही तो कहता है कि हम अपनी आइडेंटिटी का पहली बात कर लूं, फिर आप संविधान पर आ जाइएगा ना सर। फिर तो मेरे ख्याल से ये भी पता करना चाहिए ना सर कि वो फल जो उगाने वाला था या जिसके खेत से आया सर, जब वो फल तोड़ रहा था सर तो उसने क्या खाया होगा? तब उसने मांस मछली खाई होगी, अंडा खाया होगा या नहीं खाया होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि सिर्फ बेचने वाले को क्यों सर? वो किस खेत से आ रहा है? जब खेत में बीज डाला था उसको उगाने के लिए तो क्या खाकर डाला था? मांस मछली अंडा खाकर डाला था या नहीं डाला था? जब फल तोड़ा था तो क्या खाकर तोड़ा था, किस तरीके के हाथ से तोड़ा था? अच्छा, जिसने ढोया उसको बाजार तक, वो क्या खाकर आया था, उसने कैसे ढोया था? मतलब फिर तो पूरी पीछे तक जाना चाहिए। बस मैं ये जानना चाह रही थी। अब आइए इसका भी जवाब दीजिए और अपनी भी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये संवैधानिक निर्णय है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी दुकान है उसके नीचे प्रोप्राइटर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, और जो रजिस्टर्ड संस्था है जिस नाम से हमने फर्म बनाई हुई है उसके नीचे भी ये लिखा रहता है। आप कहीं भी अप्लाई करेंगी जीएसटी नंबर तो नाम तो देना ही पड़ेगा कि हम हैं कौन, इसका प्रोप्राइटर कौन है, कौन इसको संचालन करने वाला है। सर, और जहां तक रही बात सर, ठेलों के लिए भी है, रेहड़ी वालों के लिए भी। झटका और हलाल, उस पे बोल हलाल तो नहीं बोलेंगे आप। नहीं, मैं उस पर भी आ रही हूं, हलाल मीट का उपयोग करेंगे, हलाल का ठप्पा लगी हुई चीजों को खरीदेंगे। मैंने पहले ही कहा सर कि क्या खा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इसके बारे में अगर जानकारी दी जाए तो समझ में आती है। अब आप मुझे बताइए सर, ठेले वालों के लिए भी सर ये संविधान में लिखा है कि प्रोप्राइटर का नाम ठेले वाला रखेगा? सर, रेहड़ी वाला प्रोप्राइटर का नाम देगा? अरे सर जवाब दीजिए ना, ठेले वाला भी प्रोप्राइटर का नाम बताएगा, रेहड़ी वाला भी प्रोप्राइटर का नाम बताएगा। जवाब देने का मौका नहीं है। आप जो सुनना चाहती है वो मैं बोल नहीं रहा, इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। आप जवाब सुनिए तब ना, तभी तो जवाब दूं। आपका प्रश्न इतना लंबा हो जा रहा है कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलता। मैं जवाब दूंगा उससे पहले आप बीच में बोलना शुरू कर देती है, कहां से जवाब दूं? ये बात आप 3-4 बार दोहरा चुके, जवाब दे दीजिए। क्या ठेली वाले, रेहड़ी वाले को भी, पटरी वाले को भी प्रोप्राइटर बताना है? ये संविधान कह रहा है सर। जो केला बेच रहा है सड़क पर खड़े होकर, जो अमरूद बेच रहा है सर, फल की दुकान पर जो पपीता बेच रहा है, वो भी बताएगा क्या? वो भी देश का नागरिक है, उसको भी अपना नाम बताना चाहिए। क्यों नहीं बताएगा? बताना चाहिए उसको। नहीं सर, फिर ये तो धर्म के आधार पर फिर तो साफ तौर पर पहचान देश के नागरिकों की धर्म के आधार पर कर रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, विरोधियों की सोच हो सकती है, जिनको धार्मिक ध्रुवीकरण करना है उनकी सोच हो सकती है। क्या ये ऐसा आदेश किया है कि मुसलमान अपना नाम बता करके धकेल पे वो लगाएंगे? क्यों आपत्ति हो रही है भाई? ये तो सर आपके साथी कहकर गए हैं अभी केसी त्यागी जी, जिनका आप बहुत सम्मान करते हैं, वही बताकर गए सर कि कैसे ये आर्थिक बहिष्कार की नींव रखी जा रही है ना सर? वही बताकर गए। ये विरोधी नहीं सर, आपके साथी बताकर गए। और अभी आपके एक और साथी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है सर, आरएलडी के नेता है सर, आरएलडी के नेता आपके साथी हैं, नाम है मनोज चौधरी। अभी जरा उनको भी सुनिएगा, अभी उनको भी सुनिएगा सर, उनको भी सुनिएगा। लेकिन पहले जरा जल्दी से कांग्रेस का रुख करेंगे। अभय दुबे जी का एक रिएक्शन लेते हैं। अभय जी, यहाँ पर एक बात जो बार बार राजेश जी भी कह रहे हैं वो ये है कि साहब पहचान से तो पारदर्शिता आ रही है ना, तो अगर पारदर्शिता आ रही है तो फिर उससे दिक्कत क्या है? ठीक है, पता चल रहा है कौन बेच रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? रोमाना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका लंबा अनुभव है, मगर आज आपने भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे को असेस करने में बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी चूक कर दी। ये धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा ही नहीं है, ये दलितों से प्रतिशोध की राजनीति है।
दलित समाज ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो ये चाहते हैं सनातन समय से एक लंबा संघर्ष। भारतवर्ष ने 1955 में एक कानून बनाया, सिविल राइट्स एक्ट, जिसमें छुआछूत के खिलाफ बात की गई। आज योगी सरकार इस छुआछूत को बढ़ावा ये चाहते हैं कि दलितों की दुकानों से ये लोग धार्मिक प्रपंच करने वाले लोग सामान नहीं खरीदे, राजनीतिक लोग। हमारे धर्म में उसका कहीं स्थान नहीं। जबकि अलौकिक सत्ता ने इतना बड़ा सबक सिखाया आदित्यनाथ जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को। अयोध्या में हराया, चित्रकूट में हराया, बद्रीनाथ में अभी हराया 3 दिन पहले, रामेश्वरम में हराया, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में। उस अलौकिक सत्ता ने पाप और श्राप दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, फिर भी ये समझना नहीं चाहते। ठीक है सर, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कुशीनगर गए थे आदित्यनाथ जी, उनको सेंट से, साबुन और सेंट से धुलवाया दलित लोगों को। यह दलितों के बहिष्कार का प्रश्न है। और मैं साफ कहना चाहता हूं, ये जो है सिविल राइट एक्ट 1955, इसका खुला खुला उल्लंघन है। ये दलितों को वंचित रखना चाहते हैं। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मैं जवाब लेती हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर, और ये सारे मंत्री इनके कह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी पत्र लिखा। ये देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने लंबी चिट्ठी लिखी आदित्यनाथ सरकार को कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण था वो 3.8% कर दिया। मैं नहीं, ये मोदी जी का आयोग लिख रहा है चिट्ठी, प्रामाणिक चिट्ठी। तो ये दलितों के दमन की सरकार है, उनसे प्रतिशोध का ये नया तरीका निकाला है। ये अक्षम्य अपराध किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान साहब मौजूद हैं। संजीव बालियान जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप तो आते भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाके से हैं। ये जो फरमान योगी सरकार की तरफ से आया, इसके बाद एक तरीके से ना बहुत हाई तौबा सियासी तौर पर मच गई है, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा फरमान है जिसके जरिए सीधे सीधे हिंदू वर्सेस मुसलमान, और आप अभय जी को भी सुन रहे थे, कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है ये एक तरीके से छुआछूत की शुरुआत, जिसमें पहले मुसलमान और अगला नंबर अब दलित भाई बहनों का आने वाला है। ये छुआछूत को बढ़ावा देने वाला है सर योगी सरकार का फरमान। देखिए, जो आपके साथ बैठे हुए हैं लोग, ये शायद कभी कावड़ यात्रा को देखने नहीं गए होंगे, तो इसलिए यहाँ बैठ के टीवी चैनल्स पे ऐसी डिबेट कर रहे हैं। 4 से 5 करोड़ कावड़िया गुजरते हैं हर वर्ष, और ये पहली बार नहीं है। मैं मुजफ्फरनगर से 10 साल सांसद रहा हूँ। हर बार कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले जो ढाबा, होटल्स, जो भी वहाँ पे दुकानें हैं, उनको पुलिस के द्वारा बुलाया जाता था। उनकी वेरिफिकेशन हमेशा होती आई है। पहली बात तो ये बहुत नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा है, 4 से 5 करोड़ लोग हैं, कोई छोटी सी घटना भी उस समय इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बेकाबू हो जाता है मामला। इतने लोगों को आप फिर संभाल नहीं सकते। पहले में और इस बार अंतर यह आया कि पहले पुलिस ये काम को बिना लिखित आदेश के करती थी बुला के। इस बार पुलिस ने कहा है कि पहली बात कि ढाबा और होटल्स जो हैं, बेसिकली जो प्रतिष्ठान हैं, उनमें मालिक का नाम, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो। आप इनसे ये पूछिए, सब लोग जो देश में शोर मचा रहे हैं, कि जब 5 करोड़ लोग वहाँ से गुजरेंगे, अगर कोई एक व्यक्ति भी, कोई गलत सोच का व्यक्ति, गलत हटना का व्यक्ति, कोई धार्मिक एंगल देना चाहता हो या कोई देश का दुश्मन हो, वो आके वहाँ पर रहे और उस समय पर कोई ऐसी घटना घट जाए, तो ये लोग टीवी चैनल पर क्या शोर मचाएंगे। देखिए, सरकार फेल होगी, सरकार भी फेल होगी, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। लेकिन यहाँ जो मामला है फरमान वाला, अगर वो सिर्फ दुकानों और ढाबों तक ही सीमित होता सर, तब भी समझ में आ जाता। लेकिन यहाँ क्या मामला हो रहा है सर, कि जो फल वाला है, जिसके रेडी पर हमें नजर आ रहा है कि वो केले बेच रहा है, या कोई अमरूद बेच रहा है, या कोई पपीता बेच रहा है, उसको भी पुलिस ने फरमान दे दिया है कि भाई तुम भी अपना नाम लिखो। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर। खाने पीने में तो चलिए समझ में आ सकता है, अब फल तो सर अगर कोई खरीद रहा है और कावड़ यात्री है, श्रद्धालु है, उसको भी इतना पता है, और कुछ नहीं सर, मक्खी बैठी होगी, किसी तरीके की और कोई गंदगी आकर चिपकी होगी, धूल मिट्टी लगी होगी, तो इंसान खाने से पहले वैसे ही फल धो लेगा, तो शुद्धता पवित्रता का अपने आप भी ध्यान रख लेगा, है ना। अब ये जो मामला आ रहा है कि ठेली वाले भी नाम लिखें कि वो फल कौन बेच रहा है, वो राम बेच रहा है या रहीम बेच रहा है, इसकी क्यों जरूरत आ रही है सर, मुझे ये बताइए आप। देखिए, 2 बातें मैं आपको कहूँगा। पहले तो रेडी वालों को फरमान नहीं दिया गया, ये गलत चल रहा है। पे मैं मुजफ्फरनगर से ही आया हूँ अभी। ठीक है। कुछ लोग अति उत्साही लोग होते हैं, जो मीडिया से जुड़े होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, या जो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, कुछ दलों के कार्यकर्ता होते हैं, उन लोगों ने शुरुआत करवाई। नहीं तो फलों की रेडी वाले को किसी को प्रशासन ने नहीं कहा कि आप अपना नाम लगाइए। पहली बात, थैंक यू सो मच ये क्लियर करने के लिए। दूसरी बात, ये सब लोग एक बार
मैं। और दूसरी बात, ये सब लोग रोमाना जी आए मुजफ्फरनगर, और जब कावड़ यात्रा 5 करोड़ कावड़िया मुजफ्फरनगर से गुजरेंगे तो हमारे यहाँ एक मीनाक्षी चौक है, उसके पास खालापार है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। हाँ, पूरी उस रोड पर मुस्लिमों के शिविर लगे हुए मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे हजारों कावड़िया मुस्लिमों को शिविर में रुकते हैं। जो मुस्लिम वहाँ शिविर लगाते हैं, उनके फल खाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, सर उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि आप जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं सर, मैं भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, सेवा करते हैं। और ये जो साझी संस्कृति है सर, मैं खुद इसकी गवाह हूँ। मैंने भी बचपन से सर अपनी आंखों के सामने इसको देखा है, इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी ये देखकर। खासतौर से हमारे पास तो जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है सर कि वो फल वाला जो है, वो भी देखिए अभी भी हम दिखा रहे हैं कि वो आरएफ फल लिखकर लिखा हुआ है, मौसम्बियां रखी हुई है। मतलब मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि ये किस तरीके का फरमान आ गया। ये तो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान वाला लग रहा था। आपने बहुत अच्छा किया सर, क्लैरिटी दी। प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, परसों एक घटना हुई, कावड़िया जैसे शुरू हुए, एक ढाबे पे कावड़िया खाना खाने के लिए आए, और वो ढाबा किसी मुस्लिम का नहीं था, पहले मैं बता दूं आपको, लेकिन ढाबे पे प्याज का और लहसुन का प्रयोग हो रहा था जी। मैं पिछले साल कावड़ लेकर आया था, तो पहली बात मुझे बताई गई, कावड़ में नियम ये है कि प्याज और लहसुन भी आप नहीं खा सकते। तो एक बड़ा विवाद परसों ही हुआ है हमारे यहाँ, अखबारों में भी छपा है कि कावड़िया नाराज हो गए, कावड़ियों ने फिर तोड़फोड़ की वहां पे, क्योंकि प्याज और लहसुन सब्जियों में मिलाया गया। तो पहले तो ये और एहतियात ये बरतनी जरूरी है। दूसरी, मैं आपको कन्फर्म हूं मैं इस बात के लिए कि किसी रेडी वाले को नहीं कहेगा, ये एक तरह से एक ड्रामा क्रिएट करा जा रहा है। ये ढाबे और होटलों के लिए था, और ये सत्यापन जरूरी है। आज मैंने एक पत्र लिखा है, आज मैंने एक ट्वीट किया है माननीय मुख्यमंत्री। मेरा एक और सवाल कि वहां क्या बेहतर नहीं होता कि जैसा कि आपने कहा कि प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है ना सर, कावड़ की पवित्रता का ख्याल रखा जाता है, तो कैटेगराइज इसी रूप में करवाया जाता कि आपके यहाँ किस तरीके का सामान बेचा जा रहा है। ये खाना मांसाहारी आपके यहाँ बन रहा है, शुद्ध शाकाहारी आपके यहाँ खाना बन रहा है, वैष्णव खाना बन रहा है आपके यहाँ। अगर ये कैटेगराइज कराने की बात प्रशासन की तरफ से कही जाती, जिससे साफ हो जाता कि जिस दुकान पर आप जा रहे हो वहां पर क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, उसकी क्लैरिटी आ जाए। क्या आपको लगता है कंफ्यूजन इसी वजह से हो गई कि यहां पर बात जो है वो नामों पर आ गई? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम सब देखते आए सर, सियासत में किस तरीके से यहां हिंदू मुसलमान सबसे आसान है इस वाली नफरत की फसल की उगाई करना। देखिए, जब यह आदेश हुआ, मैं आपको एक बात अजीब बताऊं, चूंकि इन लोगों को तो पता नहीं जो लोग हैं, जब यह आदेश हुआ तो ये धार्मिक एंगल था ही नहीं इसमें। ये धार्मिक एंगल तो इन सबने जोड़ दिया जो आपके टीवी चैनल्स पे डिबेट के लिए आए हुए हैं। हाँ। जब हम शुरू में मुजफ्फरनगर इस बात पे डिस्कशन हुआ और बातचीत हुई जनप्रतिनिधियों के बीच में, प्रशासन के बीच में, चूंकि मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ तो कहीं धार्मिक एंगल की कोई बात थी ही नहीं। और मैं इन्हें एक बात और बताऊँ, जिन ढाबों का और जिन होटल का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ 2-4 दिन ही लोग खाना खाएंगे, उसके बाद तो मुजफ्फरनगर के लोग इतने शिविर लगाते हैं कि कावड़ियाओं को ढाबे पे कई बार जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब कावड़ यात्रा गुजरती है, इतने एहतियात करने पड़ते हैं। एक गलत व्यक्ति इतना बड़ा दंगा करा सकता है, इतना बड़ा झगड़ा करा सकता है कि इस देश की आर्मी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी जब कावड़िया आते हैं। इतना हमें सावधान रहना पड़ता है, एक एक पॉइंट। लेकिन उस समय पे मुजफ्फरनगर की जनता, ना हिंदू होता, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब कावड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं। आप विश्वास करेंगे, एक कावड़ गुजरती है मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर के लोग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं। मैंने एक बार हिसाब लगवाया था, लोग कावड़ियाओं की सेवा पर मुजफ्फरनगर की जनता 1000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। सर देखिए, आस्थावान हमारा देश है, सबकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। मैं तो कहूंगा इन सबको समझाइए, इन सबको समझाइए, यात्रा है इसका भी हम सबको एहसास होता है और इसीलिए सब कावड़ियों का सम्मान करते हैं। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो आरएलडी के प्रवक्ता मौजूद है ना सर, मैं आपके माध्यम से, मैं 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। मनोज चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है और उनका लाना इस समय इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं चौधरी साहब, दूसरी बात यह कि आप बीजेपी के साथी दल हैं। बावजूद इसके आप ये बातें नहीं समझ पा रहे थे जो संजीव बालियान जी कह रहे हैं। आप भी यहाँ पर बैठकर राजनीति चमका रहे हैं क्या? आरएलडी क्या कर रही है? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, बताइए। अब विरोध नहीं, हमने शुरू में ये कहा कि जब ये कांवड़ यात्रा चलती है, मैं खुद भी लेके आ चुका हूँ, मंत्री जी ला चुके, तो मैं तो बहुत पहले लेके आ चुका हूँ। और पश्चिम में हम लोग हर साल कांवड़ यात्रा में शिविर भी लगाते हैं। मैं जब वहां से कांवड़ लेके आया, मुझे कोई रास्ते में कहीं हिंदू मुसलमान का कोई एंगल ही नहीं लगा। जिस ढाबे पे हमने बैठ के खाना खाया है या जहां पर भी हमारे शिविर में रुके, वहां हमें पता ही नहीं था कि हिंदू या मुसलमान है, कभी उसमें वो हुआ ही नहीं। ये जो एंगल जो दिया गया, अभी मेरे कांग्रेस के साथ ही बैठे हुए थे, हिंदू मुसलमान पे
चलते चलते और इन्होंने दलितों को भी जोड़ दिया। हाँ। ये सिर्फ हमारी जो इस पे आपत्ति है हाँ। कि 6 साल से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, कई सालों से शिव भक्त की यात्रा चल रही है, हम सब पूरे हिंदू मुसलमान बड़े उत्साह से ये मनाते हैं। जो बैड एलिमेंट्स हैं, योगी जी की पुलिस उतनी सक्षम है कि उनको आइडेंटिफाई करके पहले ही उनको रिजर्व कर देती, तो ये सारा मुद्दा ही नहीं होता। ये सारा मुद्दा दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं संजीव बालियान जी, वो भी बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि साहब इतनी तादाद होती है कावड़ियों की, और एक भी अगर कोई अराजक तत्व अपनी कोई हरकत कर दे तो फिर मामला हाथ से निकल सकता है। लेकिन इसका काउंटर बालियान जी, सवाल मेरा यह है कि अभी अभी हमारे साथ जेडीयू के नेता थे, एक मिनट सर, जेडीयू के नेता थे केसी त्यागी साहब, और वो बताकर गए यहां पर एबीपी न्यूज पर कि किस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश से बिहार जो देवघर है वहां पर भी इसी तरीके से भीड़ होती है, इसी तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ता है। लेकिन वहां बिहार में वो कह रहे हैं कि एनडीए की हमारी सरकार है, हमें तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी इस तरीके का कोई फैसला करने की। तो फिर यहां उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का फैसला किया जा रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश में अराजक तत्वों पर पहले से लगाम लगाने में नाकाम है यूपी सरकार और यूपी पुलिस? इसी वजह से ये आसान रास्ता तलाश लिया गया है जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। मतलब सर, पहले जब ये प्रशासन की तरफ से फैसला आया ना, तो मेरे मन में तो यही बात आई कि साहब ये कानून व्यवस्था से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पुलिस की तरफ से बहुत सही रास्ता अपना लिया गया कि अपना अपना नाम खुद लिख लो, खुद ही देख लो अपना अपना हिसाब किताब। पहली बात तो मैं किसी का जवाब सवाल तो देना उचित नहीं है, वो बड़े हैं और वैसे भी मेरा रिश्ता उनसे बहुत अलग तरह का है, त्यागी जी से। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता किसी के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में कहीं 5 करोड़ लोग नहीं आते। हाँ। जो ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। 5 करोड़ जब कावड़िया गुजरते हैं, इन सबको कहिए कि इस बार मेरी तरफ से दावत है, जितने टीवी चैनल्स पे लोग ये बहस कर रहे हैं कि एक बार आए कावड़ यात्रा देख लें कि वहाँ हालात क्या होती है। 5 करोड़ लोग किसी यात्रा में दुनिया में नहीं होते, कहीं भी नहीं हो सकते। 5 करोड़ लोग जो वहाँ से गुजरते हैं, इतनी बड़ी संख्या होती है। कोई आप ये देखिए जैसे समुद्र आता है पानी, इस तरह से लोग होते हैं। और ये वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है पहली बार है। आप कभी मुजफ्फरनगर में किसी पुराने पत्रकार से पूछिए, वो आपको बताएगा कि हर साल जब पहली सरकारें होती थी, जब भी वेरिफिकेशन होती थी, तो इसे धार्मिक एंगल तो इन लोगों ने दे दिया एक छोटी सी बात को। देश के ये वोट बैंक की राजनीति ये करना चाहते हैं। हमने तो कहा ही नहीं कि मुस्लिमों के ढाबे में मत जाइए या मुस्लिमों को मत जाइए। हमने किसे रोका है? किस सरकार ने, किस अधिकारी ने कहा है कि आपको वहीं खाना खाना है? अरे भाई सब जगह खाना खाएंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए किया, उस बात पे इतना बाउंडर रेडी वालों के 2 लगा के फोटो खींच के सोशल मीडिया पे चला दिया। तो मैं इस बहस का ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहता। मैं इतना बताना चाहता हूँ, हमारी साझी संस्कृति है, हम लोग शांति से रह रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम भी यात्रा का स्वागत करेंगे और ये सब टीवी चैनल्स पे डिबेट करने वालों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, हमें पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इसे बहस का बड़ा मुद्दा मत बनाइए। बहुत धन्यवाद। मन खुश हो गया संजीव बालियान जी आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और दर्शकों को पूरी तफसील से इस खबर के ये तमाम पहलू बताने के लिए। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ मौजूद थे। और आइए अब जरा जल्दी से बहस में मनोज काका जी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं मनोज काका जी से। अब तो काफी क्लैरिटी मिल गई होगी संजीव बालियान जी की बात सुनकर। मनोज काका जी, मतलब रेडी पटरी वालों के लिए कोई इस तरीके का फरमान है ही नहीं, ढाबों और दुकानों के लिए है, जो कि एक नियम भी होता है, बताना ही होता है प्रोप्राइटर कौन है कौन नहीं। तो फिर तो सर इस पर हिंदू मुसलमान और अभय जी को तो लग रहा था कि मेरी समझ भी कुछ अधूरी रह गई, वो तो दलितों से छुआछूत तक इस एंगल को ले गए सर खींचकर। आइए मनोज काका जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए रोमाना, एक जो बात है, हमारे गुरु हैं, हमारे पार्टी के लीडर रहे उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये मुल्क वो है कि बिस्मिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खान ने साझी हमारी विरासत की लड़ाई लड़ी है और अपनी कुर्बानियां दी। लेकिन जो सरकार निहायत सांप्रदायिक हो, जो उस बालियान की इतनी प्रशंसा हो रही है, वो बालियान उत्तर प्रदेश में दंगे के आरोपी हैं बालियान, और बालियान वही हैं जिनको वहां की जनता ने नकार दिया है। बालियान एक बार भी साफ से और हृदय से, बड़े हृदय से, क्योंकि बालियान का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश से बड़ा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? जो केसी जी ने जो बात कही, मैं तो कांवड़ यात्रा मैंने किया हुआ है, जो हमारे देवाधिदेव भोलेनाथ का जो चरित्र है वो असीमित चरित्र है।
बिहार में सुल्तानगंज से जल लेकर के और लोग देवघर जाते हैं झारखंड, वहां कहीं किसी दुकान के लिए इस तरह के नियम नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता कैसे फैले, हिंदू मुसलमान कैसे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश रोजगार के नाम पर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार देने के नाम पर फेल है, परीक्षा कराने के नाम पर फेल है, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा कराने के नाम पर फेल है, किसानों को उनके फसलों के दाम देने के नाम पर फेल है। तो जब हर मानकों और मूल्यों पर फेल है तो ये चलाया जा रहा है कि किस तरह, कैसे कह रहे थे कि इस तरह का कहीं कोई आदेश नहीं है। क्या वो हिम्मत कर पाए, क्या वो इस तरह की साहस कर पाए कि वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को इसी आपके मंच के माध्यम से कहते कि ये अपना फैसला वापस ले लीजिए। और जो एक साथी कह रहे थे, मूड साथी, कि वो कोई मांस खाया हुआ, अगर कोई हिंदू मांस खा करके बेचेगा तो उसको चेक कैसे कर पाओगे, ये एक सवाल है। इस देश में एक सर्वे आया है कि 75% लोग मांसाहारी हैं। एक वो जो कबीर की बात है कि कुआं एक है पानी भरे अनेक और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक, तो ये इस तरह की अस्पृश्यता फैलाने वाले, हमारे धर्म में हमने तो रामायण भी पढ़ा है, भगवत गीता भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कहीं नहीं लिखा क्या कोई मुसलमान हमारे किसी ग्रंथ को या हमें छू देता है तो हम अपवित्र हो जाते हैं। ये इस तरह की मानसिकता, इस तरह के ये जो आया है, ये जो कानून बना है, जो ये सर्कुलर जो जारी हुआ, वो इस तरह से उसमें लग रहा है कि जैसे मुसलमान किसी हिंदू को छू दे तो वो बेचारा अपवित्र, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो वही वाली बात आ गई वाला ना, बयान है, छुआछूत वाली बात आ गई, भेदभाव बढ़ाने वाला बयान है और ऐसा नहीं रहा। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसे वापस करना चाहिए सरकार को। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने सुना, और संजीव बालियान अगर हो तो मैं उनके दो चार सवाल करना चाहता हूं। बालियान साहब नहीं है अब हमारे साथ, ठीक है, तो अब शांति से राजेश चौधरी जी से हम जवाब लेंगे। राजेश चौधरी जी आइए और बताइए आखिरकार ये जो फरमान है इसे क्यों ना माना जाए कि ये भेदभाव बढ़ाने वाला, ये छुआछूत फैलाने वाला, कि देखो नाम से पता चलेगा, फिर धर्म तुम्हें पता चल जाएगा और फिर एक धर्म के यहाँ तुम खाओ खाना, दूसरे धर्म के यहाँ तुम नहीं खाओ खाना, मतलब कुछ इस तरीके की मैसेजिंग सिग्नलिंग यहाँ पर की जा रही है सर। क्योंकि कानून व्यवस्था तक ये सीमित बात नजर नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था तो सर इतने साल से चली आ रही है, करोड़ों की संख्या में हर बार जाते हैं कांवड़िए, कभी कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना सर। और बिहार में भी इतनी संख्या में जा रहे हैं कांवड़िए, लेकिन सारा का सारा मामला उत्तर प्रदेश में। दो सवाल और ले लीजिए। राजेश एक सेकंड जवाब सुन लीजिए ना राजेश जी का, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। राजेश जी आइए जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनका जवाब दे। क्या इस देश के अब हर मालों पर, हर संस्थानों पर लिखा जाएगा कि ये फला का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको फला के यहाँ पैदा होता है, फला के यहाँ इसकी ये होती है, प्रोडक्शन होता है, इस तरह का व्यवहार लाओगे। इस देश में हमारे यहाँ एक अनुच्छेद 51 है, उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक चेतना का प्रसार होना चाहिए। ये पाखंड की चेतना बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी, पाखंडी पार्टी है, इस देश को तोड़ना चाहती है। ठीक है काका जी, ठीक है, हम आपने सब कह दिया। अब राजेश जी को सुन लेते हैं। राजेश जी आइए, सुन लिया ना आपने, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड सब आ गया। कांग्रेसी प्रवक्ता ने सबसे पहले अयोध्या पे अपनी बात रखी और रामेश्वर पे अपनी बात रखी। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम कांग्रेस को राम की याद तो आई नहीं, तो ये तो कहते थे राम काल्पनिक है, रामेश्वरम राम सेतु पे कहते थे, ये तो पूछिए कि यात्रा क्यों निकाली जाती है। हम आते हैं, सुनिए ना, सुनिए रोमाना जी, कावड़ यात्रा कराइए राजेश चौधरी जी को, इतना बता दीजिए। चलिए राजेश चौधरी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। राजेश चौधरी जी ऐसे बहस नहीं, मनोज काका जी, अभय दुबे जी, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं सर, लगातार बोल रहे हैं। राजेश चौधरी जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए, राजेश चौधरी जी को जवाब देना है। राजेश चौधरी जी सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, नाम से कानून व्यवस्था संभालेंगे या फिर नाम से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ेंगे? जवाब दीजिए सर। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धार देंगे आप, छुआछूत, भेदभाव बढ़ाएंगे? कोई, अरे कौन, किसने आदेश किया है हिंदू मुस्लिम का? अपना नाम लिखने के लिए कहा है, केवल मुसलमानों से कहा है कि आप अपना नाम दीजिए। इसको डिरेल आप लोग कर रहे हैं, इसको विवादित ये लोग कर रहे हैं। इनको धर्म की राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और मनोज काका का मैं प्रवचन सुन रहा था, सबसे बड़े पापी तो आप ही हैं, आप लोगों ने पाप किया है। आपने सुना संजीव बालियान जी का ट्वीट देखा है, 5 लाख रुपए केवल अल्पसंख्यकों को दंगे में दिए जाएंगे, ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। कौन हिंदू मुसलमान करता है? आप हिंदू मुसलमान करते हो, आपको मुसलमानों के वोट हासिल करने, इसलिए इसमें कहा, किस आदेश में कहा गया है कि हिंदुओं का बोर्ड नहीं लगेगा, केवल मुसलमानों का बोर्ड लगा? सबका लगा, सब देश के नागरिक हैं, अपना व्यापार करेंगे, इसमें कौन सी आपत्ति आ गई है? ठीक है। और मैं पूछना चाहूंगा मनोज काका को, हलाला का विरोध करते हैं, हलाल का विरोध करते हैं, मुद्दा भटक जाएगा सर। हलाला हलाल कहाँ जा रहा है? अभी जिस मुद्दे पर है उसी पर, ठीक है।
अभय जी, अभय जी, अब इस सवाल का जवाब दीजिए सर कि नाम अगर पता चल रहा है तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा मुसलमानों का? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश का हिंदू जो है वो इतना कट्टर है सर कि वो नाम देखकर मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा? ऐसा लग रहा है आपको अभय जी? रोमाना जी, मनोज ने बहुत अच्छी उपमा दी कि ये पाखंडी हैं। बर्बरता से अभी कुछ दिन पहले कनखल में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कावड़ यात्रियों को बर्बरता से कनखल पुलिस ने मारा है। अभी उसके पहले बरेली में बर्बरता से आदित्यनाथ की सरकार ने कावड़ यात्रियों को मारा है। अरे शर्मनाक बात है, बता दीजिए चलिए क्यों कावड़ यात्रा निकाली जाती है, धार्मिक संदर्भ बता दीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी के आदमी को नहीं पता है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शंकर ने विष को कंठ में धारण कर लिया था तो उस विष को निष्प्रभाव करने के लिए देवों ने उनको गंगा जल अर्पित किया था। और ये लोग जिस भगवान शंकर ने कालकूट नाम के विष को कंठ में धारण किया सृष्टि को बचाने के लिए, ये विश्वमन कर रहे हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। इनका धर्म से लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण से जाति आधारित वैमनस्य की राजनीति करते हैं। आज मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि सिर्फ दलितों से प्रतिशोध की राजनीति है ये चाहते हैं कि दलितों की दुकानों पर नाम लिख दिए जाएं और उनसे सामान नहीं खरीदें, क्योंकि दलित समाज के लोगों ने इनको हरा दिया था। ये सबक नहीं सीखे इस सांप्रदायिक और जातिवाद का उन्माद जो नाम में पूरा नाम लिखना होगा, जाति बताना होगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। फिर आपको क्यों लग रहा है कि अल्टीमेटली ये निशाना जो है इस योगी सरकार के फरमान से दलितों पर साधा जा रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर अभय जी? सरनेम के आधार पर ही जाति का निर्धारण होता है। उनके काम के आधार पर उनकी जाति का मूल्यांकन करते हैं ये लोग। पूछिए, कुशीनगर गए थे आदित्यनाथ जी, वहां लिखी थी क्या? उनको पता था कि दलित के घर जा रहे हैं इसलिए साबुन शैम्पू भिजवाए, रेड कारपेट भिजाया। ये दलितों के घर इनके मंत्री जाते हैं तो होटल का खाना मंगवा कर खाते हैं सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये दलितों के खिलाफ और सीधा सीधा सिविल राइट्स एक्ट 1955 का वायलेशन है। संविधान की किताब राहुल गांधी ने सही पकड़ी थी और मैं फिर अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि संविधान की पुस्तक निकाल कर निकल जाइए और इस आदेश को वापस कराइए, नहीं तो दलितों का दमन करेंगे। दुकान पर नाम पढ़कर उनके बहिष्कार का आंतरिक प्रतिशोध इन्होंने लेने का मानस बनाया है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। खिलवाड़ हो रहा है मनोज चौधरी जी, इनको पता है। मनोज चौधरी जी, ये संविधान के साथ खिलवाड़ है यूपी सरकार का ये फैसला? मुझे हास्यास्पद लग रहे हैं मेरे कांग्रेस के साथी कि डिबेट हम कहां पर जा रहे हैं। एक बारी आप जनता को मूर्ख बना चुके इन चुनाव में कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा। वो खत्म हो गया, नहीं आए लोग आपके। सरकार यूपीए की एनडीए की दोबारा सरकार बन गई, अब इसको छोड़ दीजिए। अब मैं दोबारा विरोध क्यों कर रही है? आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। मेरे साथ लेकर आइए मनोज चौधरी जी को, मनोज चौधरी जी को मेरे साथ लेकर आइए। मनोज चौधरी जी, आरएलडी योगी सरकार के फैसले का विरोध क्यों कर रही है, मुझे बताइए। योगी जी के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह का आपने आदेश जारी किया है इसे रिवोक करने की जरूरत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तो तभी मतलब वापस लेना तो इसीलिए ना कि सही नहीं है, तभी तो वापस लेने के लिए कह रहे हैं ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में रुबीना मैम कभी ये संस्कृति रही नहीं। जिस तरह के अब ये मनोज काका जी समाजवादी के साथ ही बैठे हुए थे। मनोज काका जी को छोड़िए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति और इस फैसले के बारे में बताइए, आपको क्या आपत्ति है इस फैसले पर? अब आप मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए तभी तो। ये दंगे का नाम ले रहे थे, एक समय था बीत गए दंगे तो इनके सरकार में हुए थे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मैंने पहले शुरू में कहा कि मांस मछली भी यदि बंद है तो मेरी ये मांग है, मेरी पार्टी की ये मांग है कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से बोर्डों पे जाति धर्म के आधार पर वो जातियों को और देश को बांटने का काम करती है, वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के देश में ये गांधी जी का देश है, चौधरी चरण सिंह जी का देश है, ये मोदी जी का देश है, योगी जी का देश है, उसमें कहीं ये जगह ही नहीं है। और हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक है। समझ ही नहीं पा रहे ना राजेश जी, कह रहे नाम बताने से जाति धर्म से कहां बढ़ जाएगा देश, यही तो मैं कह रही हूं, समझाइए ना राजेश जी। ये समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति ये होगी, इन जैसे विपक्षियों को मौका मिलेगा तो ये मौका इन लोगों को हमने जो ये मौका दे दिया कि सब्जी के उस पे फलों के उस पे
कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पहले से चलता हुआ रहा, 100 साल से कावड़ यात्रा चलती हुई रही, कभी कुछ नहीं हुआ। योगी जी का प्रशासन इतना सख्त और इतना मजबूत है, तो आप कह रहे हैं मौका दे दिया, लेकिन विपक्ष तो ये कहेगा कि मौका भुनाने की फिराक में बीजेपी, और इसीलिए तो वो पाखंडी से लेकर देश के बांटने वालों तक और संविधान पर वार करने वालों तक सारी उपाधियों से एनडीए को, बीजेपी को नवाज रहे हैं। राजेश जी, इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा क्या? ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी। एक सेकंड राजेश जी, मनोज चौधरी को भी आपने सुन लिया, आपके साथी हैं एनडीए में, वो भी कह रहे हैं कि साहब इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, वापस लेने की जरूरत है, ये समाज में ध्रुवीकरण करने वाला फैसला है। सुन लिया ना आपने मनोज चौधरी जी को। राजेश जी, समाज में फिर वही बात कहूंगा दोबारा से, कहां इसमें हिंदू मुसलमान लिखा है आदेश में? अपना नाम बताना कौन सा इसमें अपराध हो जा रहा है? नाम हमारा स्वाभिमान होता है, नाम हमारी पहचान होती है, नाम हमारा सम्मान होता है। नाम के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मनोज चौधरी जी भी आज बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता या मनोज काका जी जो चैनल पर। चलिए सर, समय आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन खाने पीने की चीजें और खाने पीने की दुकानों पर नाम, खाना पीना क्या वहां पर मिल रहा है इसका बताया जाए तो समझ में आता है, लेकिन खाना पीना कौन बेच रहा है जब इसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो फिर क्या खरीद रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या किससे खरीद रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लकीर है वो बेहद बारीक है और इसी वजह से ये सारा कंफ्यूजन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शो में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।